स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। हम लोग सिक्योरिटी देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर देख चुके हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी में पढ़ा था। पहले सुरक्षा के आयाम देखे थे। सुरक्षा के कितने आयाम हैं वो आयाम देखने के बाद फिर हम लोग आ गए थे कहाँ, आंतरिक सुरक्षा पे। आंतरिक सुरक्षा देखने के बाद पूरी तरह से 360 एनालिसिस करने के बाद हम लोग आंतरिक सुरक्षा के बाद आ गए संगठित अपराध पे। संगठित अपराध में संगठित अपराध के बाद हम लोग दिखने ये भी डिस्कशन कर चुके हैं कि संगठित अपराध और आतंकवाद में क्या संबंध है, लेकिन लिंक करने के लिए हम एक बार क्या कर रहे हैं, इसको फिर से जोड़ रहे हैं कि क्या हुआ था। देखो, पहली बात तो ये जान लो कि पूछ लिया जाएगा कि संगठित अपराध और आतंकवाद में क्या संबंध होता है, तो दो बातें बतानी पड़ेगी आपको। एक तो पहला बात बताना पड़ेगा कि समानता क्या है इन दोनों के बीच में। तो समानता में हमने बताया था कि भय और आतंक का मनोविज्ञान दोनों अपनाते हैं। दोनों क्या है, अनैतिक है। तीसरा, आपराधिकता है, इसमें संवेदनहीन है ये लोग और भ्रष्टाचार से सेंधमारी करते हैं। तो ये हमने टोटल पांच बताया समानता। ठीक है, क्या क्या, भय एवं आतंक का मनोविज्ञान, अनैतिक है, आपराधिकता है, संवेदनहीन होते हैं ये दोनों, और दोनों ही भ्रष्टाचार से क्या करते हैं, सेंधमारी करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अंतर देखा जा सकता है। अब अंतर में देखो, ये अंतर हम चार चीजों पे देखने, हमेशा ध्यान रखना। एक उद्देश्य के आधार पर अंतर देखेंगे, दूसरा रणनीति के आधार पर अंतर देखेंगे, तीसरा इनका चरित्र क्या है इनके आधार पर अंतर देखेंगे, और चौथा हम कार्य क्षेत्र के आधार पर अंतर देखेंगे। तो उद्देश्य के आधार पर देखो, संगठित अपराध है वो लाभ कमाना चाहता है। क्या लाभ कमाना चाहता है, ये पहले भी बता चुके हैं। दूसरा, अगर आतंकवाद को देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, विचारधारा, अपनी विचारधारा को क्या करना, प्रोपोगेट करना, अपनी विचारधारा को प्रोपोगेट करना। तो उद्देश्य के स्तर पे हमने अंतर देखी कि संगठित अपराध क्या करता है, लाभ कमाना चाहता है। आतंकवाद क्या करता है, तो विचारधारा की लड़ाई करता है। दूसरा, रणनीति देखें, स्ट्रेटजी देखें दोनों का, तो दोनों का स्ट्रेटजी अंतर होता है। ये जो संगठित अपराध होता है वो भ्रष्टाचार के माध्यम से या भ्रष्टाचार के से क्या करता है, सेंधमारी करता है। लेकिन इनका क्या होता है, आतंकवाद का हिंसा और भय का रणनीति होता है। इनका क्या होता है, हिंसा और भय की रणनीति होती है। तीसरा आधार है चरित्र का। चरित्र का देखें तो दोनों ही अनैतिक है, लेकिन अनैतिक होने में ज्यादातर अनैतिक कौन होंगे, संगठित अपराध होंगे, और विचारधारा से प्रेरित होते हैं कौन, आतंकवाद। तो विचारधारा से प्रेरित होके अनैतिक काम करते हैं ये क्या है, शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से अनैतिक होते हैं। कार्य क्षेत्र में देखें तो संगठित अपराध क्या करता है कि प्रणाली के अंदर से, जो सरकार है, सरकार के अंदर से काम करते हैं, जो भी सत्ता चल रहा है उसके अंदर से काम करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि विरोध करते हैं, सत्ता बदलने का करते हैं। ये सत्ता बदलने से होता है कि आतंकवाद क्या चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने चार स्तर पे अंतर देख लिया, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब जरा सा एक बात और देखते हैं कि हमारा संगठित अपराध और आतंकवाद को क्या प्रदान करता है। तो संगठित अपराध आतंकवाद को क्या क्या प्रदान करेगा, कैडर देगा, नेताओं से संबंध देगा। नेताओं से संबंध कौन बनाएगा, संगठित अपराधी आतंकवादियों की पहुंच कहां तक बनाते हैं, नेताओं तक। तो राजनीतिक पहुंच बनाएगा, कैडर देगा, कौन देगा, संगठित अपराध। धन्य देगा, धन कौन देता है, तो संगठित अपराध देता है। पहुंच पहुंच बनाने में मदद कौन करेगा, आतंकवाद को पहुंच बनाने में मदद करेगा संगठित अपराध। तो देखो, पहला बोला कैडर, दूसरा नेताओं से संबंध, धन से संबंध। पहुंच कहां कहां बनाएगा, तो पहुंच ये बनाएगा प्रशासनिक तक, प्रशासन तक पहुंच बनाएगा, ये राजनीतिक तक पहुंच बनाएगा, ये सत्ता तक पहुंच बनाएगा। ठीक है ना। तो ये पहुंच बनाएगा। प्रश्रय देगा, प्रश्रय देगा संगठित अपराध, ये प्रश्रय देगा संगठित अपराध, किसको देगा, आतंकवाद को प्रश्रय देगा। हथियार देगा, हथियार देगा, तो हथियार देने का भी काम अगर आतंकवाद को हथियार कहां से मिलते हैं, तो वो संगठित अपराध देते हैं। जो संगठित अपराधी होते हैं वो हथियार देंगे। तो हम आपको बता दिए कि क्या कैडर देगा, नेताओं से संबंध बनाएगा, धन तक धन मुहैया कराएगा, पहुंच मुहैया कराएगा, प्रश्रय देगा, हथियार आदि देगा। अब नेक्स्ट है कि आतंकवाद संगठित अपराध को क्या देगा। जब हम संबंध की बात करेंगे तो संबंध में एक तो हम समानता की बात कर लिए,
समानता की बात, दूसरा हम इसमें असमानता या अंतर की बात कर लिए, और तीसरी बात है कि संगठित अपराध से आतंकवाद को क्या लाभ मिलता है, आतंकवाद को संगठित अपराध से क्या लाभ मिलता है। तो आतंकवाद संगठित अपराध को क्या देगा, धन मुहैया कराएगा, ड्रग्स देगा, हथियार देगा, सुरक्षित निकास देगा, आश्रय दिलाएगा, ये सारे काम आतंकवाद करते हैं। ठीक है ना। तो आतंकवाद मुहैया संगठित अपराध को क्या कराते हैं, धन कराते हैं, ड्रग्स कराते हैं, हथियार करा देते हैं, सुरक्षित निकास की व्यवस्था बनाते हैं, आश्रय देते हैं। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब जरा सा बात क्या है, हम लोग पहले ही डिफरेंस वगैरह में देख लिए कि क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आतंकवाद और संगठित अपराध में क्या भिन्न है। तो उद्देश्य देखा है तो उद्देश्य में धन कमाना होता है संगठित अपराध का, हिंसा इनका काम नहीं होता है संगठित अपराध का। जबकि आतंकवाद का क्या होता है, हिंसा होता है। आतंकवाद का क्या होता है, जरिया ही, उद्देश्य ही क्या होता है, हिंसा द्वारा अपने जो विचारधारा है उसको प्रसारित करना, लोगों में क्या भय उत्पन्न करना। ठीक है। आतंकवाद जो है वो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाओं का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आतंकवाद क्या करेगा, क्षेत्रीय जो भावना है उसका, राष्ट्रीय भावना है उसका और धार्मिक भावना का दुरुपयोग करेगा। जैसे क्षेत्रवाद की जहां मांग होती है वहां पे देखना आतंकवादियों का नजर ज्यादा रहता है। धार्मिक रूप से जहां पे सहिष्णु ना हो और संप्रदायवाद की बात आ जाती है तो धार्मिक भावनाओं को हवा देने का काम कौन करता है, आतंकवाद। तो आंतरिक रूप से क्या करते हैं, आंतरिक रूप से विद्रोह उत्पन्न करवाते हैं। राष्ट्र के प्रति जिसका हीन भावना होगा वो अपने अंदर शामिल करेंगे आतंकवाद, कहेंगे कि आ जाओ भाई, ये हम भी विरोधी हैं, तुम भी विरोधी, दोनों भाई भाई। ठीक है। और राजनीतिक उद्देश्य देखें तो राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य होता है, जबकि संगठित अपराधियों का क्या मुख्य लक्ष्य होता है, आर्थिक लाभ कमाना होता है। तो राजनीतिक उद्देश्य से आतंकवाद काम करते हैं, वो क्षेत्रीयवाद को हवा देंगे, राष्ट्र में जो राष्ट्रीय भावना, हीन भावना रखते हैं उनको अपने अंदर शामिल करेंगे, स्लीपर सेल बनवाएंगे, संप्रदायवाद को हवा देंगे। ठीक है। आतंकवादी क्या करते हैं कि जो वर्तमान सत्ता चल रहा है, वर्तमान व्यवस्था चल रहा है उसको क्या करने का, उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, उखाड़ फेंके। जबकि संगठित अपराध क्या करेगा कि सरकार के समानांतर ही कार्य करते हैं, सरकार चलता रहता है, उसी सरकार के चलने में प्रणाली के अंदर से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। लेकिन बात है कि दोनों आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे ही वैश्वीकरण हुआ तो ये दोनों ही मर्ज हो गए, दोनों ही एक दूसरे के निर्भर हो गए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि दाऊद इब्राहिम ये संगठित अपराध है, इसने मुंबई ब्लास्ट में आतंकवादियों की सहायता की थी, तो निर्भर हो गए थे। ठीक है ना। तो मुंबई ब्लास्ट की अगर घटना को याद करें तो आतंकवादियों को हथियार या बम कौन प्रोवाइड करवाया था, यही दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। अब जैसे अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन है, ये दुनिया भर में विभिन्न सहयोगियों के मध्य में आतंकी घटनाओं के साथ अफीम की तस्करी भी करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि गोल्डन क्रिसेंट में क्या होता है, अफगानिस्तान होता है, पाकिस्तान होता है और ईरान होता है, ये तीन है। अब अफगानिस्तान में क्या है, अलकायदा थे और यहाँ पे अफीम की खेती होगी, तो अफीम की खेती को क्या करेंगे, यहाँ से ड्रग्स बनाएंगे और ड्रग्स क्या करेंगे, वो तस्करी करेंगे। ठीक है। और ये ड्रग्स किसको पहुंचाएंगे, संगठित अपराध को भी पहुंचाएंगे। ठीक है। संगठित अपराध इनको क्या देगा, धन देगा, इसके बदले में क्या देगा, धन देगा, और उस धन का उपयोग क्या करेंगे, देश को अशांत करने में करेंगे, बम खरीदेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। अब जरा सा बात करते हैं आतंकवाद के बारे में। ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या क्या बात किया, तो हमने बात किया क्या कि आतंकवाद और संगठित अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कब से बात ज्यादा हो गया, संगठित अपराध और आतंकवाद की, ये दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर है। और ये घटना अगर देखोगे तो 1991 में जब वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण से ये प्रपंच या जो कहें घटना बढ़ती गई, लिंक इनका बढ़ता गया वैश्वीकरण के माध्यम से। तो वैश्वीकरण का दुरुपयोग तो ये भी देखा जा सकता है, या वैश्वीकरण की हानि या नुकसान, निगेटिव नुकसान प्रभाव ये देखा जा सकता है। संगठित अपराध और आतंकवाद एक दूसरे से जुड़ गए। पहले आतंकवाद कैसा था, पहले आतंकवाद क्षेत्रीय स्तर पे था। ठीक है ना,
क्षेत्रीय स्तर से बढ़ के क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे आ गया। अब राष्ट्रीय स्तर से बढ़ के क्या आ गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आ गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आ गया। ठीक है, तो आतंकवाद देखो, संगठित अपराध और आतंकवाद एक दूसरे से मिल गए हैं, मुहैया करा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली कहें तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात जग जाहिर है कि जब इनकी गठजोड़ तोड़ना बड़ा आसान नहीं है, इनका गठजोड़ तोड़ना चाहे तो जल्दी से टूट नहीं सकता है, दोनों स्तर पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसकी समानता भी बता दिया, अंतर भी बता दिया, और एक दूसरे को कैसे निर्भर है, निर्भर की बात बोल दे कि कैसे निर्भर है, संबंध है या संबंध पूछ ले तो संबंध में भी बता दिया था कि ये संगठित अपराध क्या क्या देंगे। ठीक है, संगठित अपराध क्या क्या देंगे, और आतंकवाद संगठित अपराध को क्या देंगे, और संगठित अपराध आतंकवाद को क्या देगा, ये संबंध हमने बता दिया। ठीक है ना, अब जरा सा आतंकवाद को ही देख लेते हैं, आतंकवाद का मतलब क्या होता है। तो टेरर किससे बना है, लैटिन भाषा से बना है। इसका मतलब है द एटमॉस्फेयर फॉर फियर, द एटमॉस्फेयर फॉर फियर। आतंकवाद का कोई परिभाषा अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन इतना मालूम है कि ये फियर का, ये भय का वातावरण क्रिएट कर देते हैं, माहौल बना देते हैं। तो वह भय और आतंक का माहौल बनाकर व्यवस्था परिवर्तन का भाव रखता है। आतंकवाद क्या करता है, भय और आतंक का माहौल बनाकर क्या करेगा, सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन का भाव रखते हैं। ठीक है ना, संगठित तरीके से श्रृंखलाबद्ध हिंसा का प्रयोग करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, जनता में भय उत्पन्न करेंगे, राजनीतिक या विचारधारा के उद्देश्य की प्राप्ति क्यों करेंगे, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा या उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। जैसे संसद का हमला 2001 देख लो। तो हमने क्या बोला, ये इस बात को ध्यान में रखो कि हमने कहा कि संगठित अपराध, आतंकवाद क्या करेंगे, एक तो इनकी विचारधारा क्या होगा, विचारधारा होगा सत्ता का परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन चाहेंगे। दूसरा क्या चाहेंगे, दूसरा चाहेंगे कि ये राजनीतिक या व्यवस्था का परिवर्तन, ये इनकी विचारधारा होगा। अगर देखा जाए तो ये काम कैसे करते हैं, तो ये काम कैसे करते हैं, तो काम करने का तरीका देखो, तो ये करेंगे संगठित रूप से करेंगे, बिल्कुल संगठित रूप से कार्य करेंगे, संगठित रूप से करेंगे। ठीक है, ये श्रृंखलाबद्ध हिंसा करेंगे। श्रृंखलाबद्ध हिंसा मतलब कि देखो बम भी विस्फोट होगा तो श्रृंखलाबद्ध होता है, तो श्रृंखलाबद्ध क्या करेंगे, हिंसा करेंगे। ठीक है, ये जनता में भय उत्पन्न करेंगे, जनता में भय उत्पन्न करेंगे। और ये क्यों करेंगे काम, इसलिए कि इनकी जो विचारधारा है या राजनीतिक उद्देश्य है, जो आतंकवाद का राजनीतिक उद्देश्य है या इनकी विचारधारा है, उस विचारधारा की प्राप्ति हो सके, विचारधारा की प्राप्ति हो सके। बात समझो फिर से कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद का मतलब है टेरर से, और टेरर लैटिन भाषा से बना है द एटमॉस्फेयर फॉर फियर, मतलब भय का वातावरण क्रिएट करना, टेरर यही होता है। तो हम आतंकवाद को सिंपली डिफाइन करें कि ये आतंकवाद वो होता है जो भय और आतंक का माहौल बनाकर, क्या, भय और आतंक का माहौल बनाकर व्यवस्था का परिवर्तन का भाव रखता है। व्यवस्था परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन दोनों कह सकते हो। ठीक है, तो इनकी विचारधारा कैसी होती है, तो इनकी विचारधारा होता है सत्ता का परिवर्तन करना या व्यवस्था का परिवर्तन करना, या इनका राजनीतिक जो उद्देश्य है वो प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्या, राजनीतिक उद्देश्य मतलब वही सत्ता का परिवर्तन। काम कैसे करेंगे, तो काम करेंगे संगठित रूप से करेंगे, श्रृंखलाबद्ध करेंगे, जनता में भय उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, भ्रष्टाचार के माध्यम से सेंधमारी करेंगे। और ये काम क्यों करेंगे, ताकि राजनीतिक और विचारधारा की प्राप्ति हो सके। ठीक, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है कि आतंकवाद का धर्म से क्या संबंध है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आतंकवाद को कितने लोग कहते हैं कि मुस्लिम से संबंध है, तो क्या हिंदू नहीं है, हिंदू भी है। क्या क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन भी आतंकवाद का सहारा लेते हैं।
तो हर एक बात में पहली बात है कि आतंकवाद का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो अगर देखें तो धर्म का वास्तविक या मूल्य तत्व क्या है, हमने बताया था। गांधी जी भी बोलते हैं कि हर धर्म में प्रेम, अहिंसा, निष्कपट, सत्य इत्यादि क्या होते हैं, ये हर एक धर्म के मूल्य तत्व पाए जाते हैं। हमने कहा था धर्म के दो रूप हैं, एक होता है धर्म का आंतरिक पक्ष, आंतरिक पक्ष होता है, और एक होता है बाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष क्या है, आंतरिक पक्ष यही है सत्य, अहिंसा, प्रेम, ठीक है, सद्भावना, एटीसी, ये सारे आंतरिक पक्ष हैं। बाह्य पक्ष क्या है, कर्मकांड। कर्मकांड मतलब क्या, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, मस्जिद के अलावा और क्या हो सकता है, तो मस्जिद के अलावा आपका धर्म को लेके हो सकता है कि हमारा धर्म का वर्चस्व हो सकता है, हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है, और यही बता के धर्म परिवर्तन करवाना। तो धर्म के दो पक्ष हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। जहां भी आंतरिक पक्ष होगा वो हमेशा धर्म क्या करेगा, हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा, अर्थात आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन बाह्य पक्ष जब हो जाएगा ना, जिसको कहते हैं कि धर्म का अति व्याख्या कर दिया जाए, एक्सट्रीम कंडीशन में कर दिया जाए, धर्म का महिमा मंडन कर दिया जाए, और वर्चस्व की लड़ाई आ जाए धर्म को कि मेरा धर्म तुमसे, तुम्हारे धर्म से बेटर है, ठीक है। जब ये भावना आ जाए, जब दोनों कोई धर्म क्या हो, सहिष्णु से होके असहिष्णु हो जाए, बाह्य पक्ष कर्मकांड की प्रबलता आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, वैमनस्य होगा, वहां पे क्या होगा, संप्रदायवाद होगा, वहां पे क्या होगा, क्षेत्रवाद होगा, वहां पे क्या होगा, धर्मवाद होगा, ठीक। ये सारी चीजें होंगी, और होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे आतंकवादी या आतंकी घटनाएं होंगी। मेरी बात को समझ रहे हो, आई थिंक। तो कोरिलेट देखो, इसके बाद हम लोग डीकेडी करेंगे। डीकेडी में तो हमारे पॉइंट होता है कि सब एक जगह कंसाइज करके हम कुछ पॉइंट बता देंगे, याद रहेगा, लेकिन जानना जरूरी है। तो देखो हमने क्या कहा कि जो वास्तविक या मूल्य तत्व है, जो मूल तत्व है वो हमेशा सभी धर्म में समान देखने को मिलता है। तो इस नजर से देखा जाए तो आतंकवाद का धर्म से लेना देना कोई नहीं है। लेकिन अगर वही धर्म का बाह्य देखें, बाह्य पक्ष कौन, जो कर्मकांड है, आडंबर है, या धर्म की विकृत व्याख्या, जो विकृत व्याख्या कर देते हैं धर्म की, जो धर्म की विकृत व्याख्या करेंगे, फिर यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। कट्टरता की शिक्षा देंगे, सामी प्रवृत्ति की, मतलब धर्म का वर्चस्व होगा। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि जो आतंकवाद है उस धर्म का से संबंध है। तो दोनों पक्ष बोलेंगे, जब मूल्य एसेंस, जो हर एक धर्म का मूल्य जो तत्व है, प्रेम, अहिंसा, निष्कपट, सत्य, ठीक है, सद्भाव, एटीसी, अगर इस नजरिए से देखेंगे तो आतंकवाद का धर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाह्य पक्ष है, वो बाह्य पक्ष में धर्म का विकृत व्याख्या हो, कट्टरता की शिक्षा दी जाए, सामी प्रवृत्ति रखे, अर्थात धर्म का वर्चस्व हो, तो इस संबंध में देखा जाए तो आतंकवाद का संबंध मिलता है। जैसे एग्जांपल में देखें कि इस्लाम कौन सा है, ISIS जो है ये इस्लाम से जुड़े हुए हैं। वैसे ही क्रिश्चियन का देखो तो न्यूजीलैंड में बम कांड किए थे, वो क्रिश्चियन थे, वो भी आतंकवादी थे। बलूचिस्तान में जो आतंकवाद फैलाते हैं वो हिंदू हैं। तो हर जगह तो दिख रहे हैं, इस्लाम के भी दिख रहे हैं, क्रिश्चियन के भी दिख रहे हैं, हिंदू के भी। आप सिर्फ संकीर्ण माइंड लेके इस्लाम से मत जोड़िए इसको। ये कहां पे उत्पन्न होगा, ये बातें उत्पन्न होगी जब धर्म की वर्चस्व की लड़ाई होगी, ठीक है। ये बात कहां पे होगा, जब धर्म का विकृत व्याख्या किया जाएगा, विकृत व्याख्या किया जाएगा। जो धर्म के मानने वाले हैं या धर्म के जो रक्षक कहे जाते हैं, अपने आप में रक्षक बोलते हैं, वही भक्षक बन जाए, विकृत व्याख्या कर रहे हैं धर्म का, उस इनकी व्याख्या जो है ना, उससे लेना देना ही नहीं है।
ठीक है ना। तो आतंकवाद का जन्म होगा। फिर कहां पे कट्टरता की शिक्षा दी जाए। कट्टरता की शिक्षा बहुत जगह दिया जाता है। जैसे इस्लामों में मदरसा बोला जाता है कि वो कट्टरता की शिक्षा देता है। हिंदुओं में जो हिंदू संस्था है वो कट्टरता की है। जैसे एक बजरंग दल ले लो, बजरंग दल ले लो, वो क्या है, ये एक्सट्रीम है हिंदू धर्म में। ठीक वैसे क्रिश्चियन में भी हो सकता है। तो आतंकवाद का धर्म से संबंध है कि नहीं, क्या तर्क देना है। तो ध्यान रखना कि जब भी आंतरिक पक्ष की बात करेंगे तो उससे संबंध आतंकवाद का नहीं दिखेगा, लेकिन बाह्य पक्ष से देख लेंगे तो वहां पे आ जाएगा। बाह्य पक्ष में तीन चीजें आएंगी कि धर्म का वर्चस्व हो जाएगा, धर्म की विकृत व्याख्या होगा और कट्टरता की शिक्षा दी जाएगी, सामी प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तब इसका आतंकवाद से लेना देना हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़े तो आतंकवाद के प्रकार कितने हो सकते हैं, प्रकार कैसे कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक बोलते हैं कि देश द्वारा प्रायोजित, जैसे पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद होता है, तो किसी भी देश द्वारा प्रायोजित हो सकता है। दूसरा क्या, देश द्वारा प्रायोजित ना हो, जैसे लिटे देश द्वारा प्रायोजित नहीं है, अपने ही आंतरिक रूप से बना लिए गए हैं। दो समूह की लड़ाई की बात हो गई। ठीक है, तो देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो सकता है, देश द्वारा प्रायोजित नहीं तो लिटे एग्जांपल देना ही है। साइबर आतंकवाद, जैव आतंकवाद, नार्को आतंकवाद, ये सब आतंकवाद है। फिर क्या है, प्रॉक्सी आतंकवाद, नया टर्म आ रहा है प्रॉक्सी आतंकवाद। तो आतंकवाद के प्रकार हो सकते हैं, देश द्वारा प्रायोजित हो सकता है, देश के द्वारा प्रायोजित न होना, जैसे लिट्टे। साइबर आतंकवाद जानते ही हैं, ये आगे आएगा ही, जय आतंकवाद आगे आएगा ही। नार्को आतंकवाद, जैसे ये नार्को आतंकवाद का मतलब क्या, नार्को मतलब होता है ड्रग्स। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये भारत प्रभावित होगा। गोल्डन क्रेसेंट की बात करें तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और क्या ईरान है, और ये तीनों क्या है, यहाँ पे अफीम की खेती होती है, और इन क्षेत्र के द्वारा नार्को आतंकवाद देखा जा सकता है। प्रॉक्सी आतंकवाद का एग्जाम्पल क्या है, जम्मू कश्मीर में देख लो, नॉर्थ ईस्ट में देख लो। अरे प्रॉक्सी मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारा प्रॉक्सी नहीं लगा, अटेंडेंस नहीं लगा, प्रॉक्सी नहीं लगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि छुपा छुपैया, एक बार निकले बम फोड़े फिर से गायब, बम फोड़े गायब, आतंकी हमला किए, हिंसा किए, गायब। ये होते हैं प्रॉक्सी आतंकवाद। ठीक, अब जरा देखो कारण क्या है, आतंकवाद के लिए कारण क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, कारण को मल्टी डायमेंशन देखेंगे कि आतंकवाद की ये ऐसे में भी काम आएगा, ऐसे में भी काम आएगा आपके। तो आतंकवाद के कारण देखें तो सामाजिक कारण देख सकते हैं। सामाजिक कारण में क्या है, तो गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, नौजवानों की सुलभ पहुंच, विचारधारा के प्रति कट्टरता, ये सामाजिक कारण है जो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। जहां भी गरीबी होगा तो लोग क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए गलत काम में लग जाएंगे, और आतंकवादी उस क्षेत्र को टारगेट बना सकते हैं। जहां पे अशिक्षा होगा उस क्षेत्र को टारगेट बना सकते हैं, पिछड़ापन होगा वहां के लोगों को टारगेट बना के अपना फौज खड़ा कर सकते हैं। नौजवानों की सुलभ पहुंच, विचारों के प्रति कोई कट्टरता रखता हो, राष्ट्र के प्रति, क्षेत्र के प्रति, तो उसको भर्ती करेंगे। तो सामाजिक कारण होगा। दूसरा अंतरराष्ट्रीय कारण, जैसे बाह्य शक्तियों का प्रभाव, बाह्य शक्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है कारण के लिए। बाह्य शक्ति में जैसे भारत के लिए देखा जाए तो बाह्य शक्तियों में क्या है, पाकिस्तान है। देशों द्वारा संरक्षण दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान द्वारा, चाइना द्वारा संरक्षण दिया जाता है। वित्त मुहैया कराया जाता है जो समर्थन करते हैं, जैसा पाकिस्तान आतंकवादियों को क्या करेगा, वित्त देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, हथियार देगा। ये सब सुनिश्चित करके अंतरराष्ट्रीय रूप से भी हो सकता है। धार्मिक रूप से क्या, तो जो धार्मिक रूप से बाह्य पक्ष है उसकी वजह से हो सकता है, बाह्य आडंबरों से हो, धर्म की विकृत व्याख्या कर दे, कट्टरता की शिक्षा दे दे, सामी प्रवृत्ति कर दे, मतलब धर्म का वर्चस्व की लड़ाई कराए, तो भी हो सकता है। राजनीतिक रूप से क्या, राजनीतिक विफलता भी
आतंकवाद को जन्म दे सकता है, कूटनीतिक विफलता भी हमारा आतंकवाद को जन्म दे सकता है। तकनीकी रूप से देखो तो सोशल मीडिया द्वारा विचारों का प्रसार कर सकते हैं, जैसे आईएस करते हैं, ठीक है, नौजवानों की भर्ती करते हैं तकनीकी द्वारा, हैकर्स द्वारा साइबर आतंकवाद को अंजाम दिया जाता है। तो तकनीकी रूप से भी कारण हो सकता है। तो देखो हमने कारण में क्या बताया, कारण में बताया पहला कि सामाजिक होगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कारण दूसरा बताया, अंतरराष्ट्रीय कारण होगा, तीसरा बताया क्या धार्मिक कारण होगा, चौथा हमने बताया राजनीतिक कारण होगा, पांचवा बताया तकनीकी कारण हो सकता है। अब हमने कहा कि इतने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक में हम ये भी तो बोल सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक भी जोड़ लेना, इसमें सांस्कृतिक कारक भी होगा। अब इसमें कहेंगे हमने आर्थिक क्यों नहीं लिया, आर्थिक भी तो हो सकता है। तो ध्यान रखना आर्थिक में लाभ की बात इनकी होती ही नहीं है, इनकी लाभ की बात होती ही नहीं है। लाभ के रूप में या आर्थिक रूप से मेजर काम कौन करता है, तो वो संगठित अपराध करता है। कौन करता है, संगठित अपराध करता है। तो इस बात को समझ में आना चाहिए, संगठित अपराध आर्थिक से जुड़ा है, आर्थिक को नहीं जोड़ेंगे, बाकी जितने डायमेंशन हमने बताया सबको जोड़ सकते हैं, और इस डायमेंशन से आप परिचित भी हैं। फिर क्या हो सकता है, जरा से देखो, व्यवस्था में असंतोष हो या सापेक्षिक वंचना के शिकार हो तो भी आतंकवाद का जन्म हो सकता है। प्रशासनिक रूप से जैसे उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और असंवेदनशीलता है तो भी हो सकता है। आर्थिक रूप से देखो असमानता हो जाएगी तो होगा, लाभ के स्तर पे ये काम नहीं करेगा, लेकिन असमानता हो जाएगा तो हो जाएगा। धनी व्यक्ति का वर्चस्व अगर होने लगेगा तो गरीबों के मन में कुंठा आएगा, तो वो आतंकवाद की तरफ बढ़ेंगे। गरीबी होगा तो होगा, बेरोजगारी होगा तो होगा, लेकिन लाभ के पे नहीं देखेंगे। सांस्कृतिक रूप से बोल देखो, पहचान, अस्मिता की बात हो जाए, बाह्य हस्तक्षेप हो जाए, संस्कृति संकट की बात आ जाए तो भी आतंकवाद का जन्म हो जाएगा। विकासात्मक जैसे सड़क, बिजली, पानी का अभाव होगा तो भी आतंकवाद होगा। एक बड़ी बात है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं वो भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। सभ्यता का संघर्ष इन्होंने उत्पन्न किया, इजराइल को समर्थन किया, ठीक है, तेल कूटनीतिक लेके आया, अरब क्रांति में देख लो अमेरिका ने ही हवा दिया था, शीत युद्ध था उसमें भी देखो, कोल्ड वॉर में भी जो अमेरिका की नीतियां हैं, सीआईए की नीतियां हैं, ये सब भी आतंकवाद को कहीं ना कहीं ये किया, और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा था, ट्विन टावर पे ध्वस्त हुआ था, ठीक है। तो प्रभावित क्षेत्र क्या हो गए, पहले आतंकवाद, पहले आतंकवाद कैसा था, क्षेत्रीय था या राष्ट्रीय था, फिर क्या हुआ, परराष्ट्रीय हुआ, अब क्या हो गया, वैश्विक हो गया। तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि आतंकवाद की कारण क्या है, हम हर पर्सपेक्टिव से देखें, जब भी आ जाए लिखने के लिए तो हम कहते हैं ना कि आतंकवाद को हमेशा कारण जो होता है, कारण को बताना है तो हमारा अपना चलता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, इसमें जुड़ जाएगा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जुड़ जाएगा, फिर क्या जुड़ जाएगा, प्रशासनिक जुड़ जाएगा, ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर इसमें सांस्कृतिक जुड़ जाएगा, इसमें विकासात्मक पहलू भी जुड़ जाएंगे। अगर देखो विकासात्मक में तो नक्सलवाद, जो नक्सलवाद है ये नक्सलिज्म है वो कैसे बढ़ा है, ये मेन इसी का कारण है। फिर अमेरिका की कुछ नीतियां हैं वो भी क्या किया है, बढ़ावा दिया है, तो अमेरिका की भी बात करेंगे, ठीक है। तो कारण कि हर एक डायमेंशन से ठोक बजा के देखेंगे, ठीक। अब देखो प्रभाव क्या होगा, अगर हम प्रभाव की बात करें कि इसमें प्रभाव क्या क्या हो सकता है, आतंकवाद का प्रभाव क्या हो सकता है, तो हमने हमेशा बोला कि पॉजिटिव प्रभाव और नेगेटिव प्रभाव को लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ही प्रभाव होगा, आतंकवाद का कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं होगा। तो ये मत कहना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेगेटिव क्या होगा, असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी, राष्ट्रीय एकता, अखंडता ध्वस्त होगा। मतलब तीनों चीज जो हमने कहा ना कि एक तरह से देखो पूरा धूमिल हो जाएगा। जो हमारा प्रस्तावना में क्या दिया गया है, प्रस्तावना में हमारा जो दर्शन दिया गया है वो दर्शन धूमिल हो जाएगा। दर्शन कौन कौन सी,
राजनीतिक दर्शन और सामाजिक दर्शन दोनों धूमिल हो जाएंगे। समाजवाद नहीं रह पाएगा, लोकतंत्र नहीं रह पाएगा, ठीक है, एकता नहीं रह पाएगा, अखंडता, बंधुत्व की भावना नहीं होगा, राष्ट्र की प्रगति क्या होगी, गिरावट होगी, सरकार के प्रति विश्वास में कमी होगी, सांप्रदायिकता बढ़ेगा, क्षेत्रवाद बढ़ेगा, जितने वाद हैं वो सब बढ़ेंगे, राजनीतिक का क्या होगा, ध्रुवीकरण होगा, जान माल की क्षति होगी, आंतरिक सुरक्षा दृष्टि से प्रमुख अवरोध होगा, नकली मुद्रा का क्या हो जाएगा, चलन बढ़ जाएगा, मादक पदार्थों की सप्लाई वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो प्रयास क्या क्या करें इसको, वो तो हम लोग बीकेडी करेंगे तो देख लेंगे, अदरवाइज ये आपको मालूम भी होगा क्योंकि हमने पहले ही उसमें बता दिया है कि क्या क्या होगा। अब प्रयास क्या क्या किया जा रहा है, प्रयास में देखो तो गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम आया 1967 में, संशोधन किया गया 2013 में, ये आतंकवाद से लड़ने के लिए किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया, एनआईए एक्ट 2005 में आया, विभिन्न रक्षा एजेंसी जैसे आईबी, एनआईए ग्रेड, ये सब चले। तो प्रयास ये किया गया आतंकवाद के लिए, तो ध्यान रखना ये चीजें याद होनी चाहिए। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, तो ये आप लोग को जब कराएंगे तो पूछेंगे, इसमें जब डीकेडी कराएंगे तो ये पूछेंगे, वहां पे लगे हाथ याद हो जाएगा। सीसीआईटी 1996 लाया गया वैश्विक सहयोग से, ठीक है ना। और सुझाव भी दे सकते हैं, उपाय भी, उपाय क्या करना चाहिए। तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की सतर्कता आवश्यक है, सुरक्षा एजेंसी अर्धसैनिक बल को प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को समृद्ध किया जाए, आतंकवादी जो विचारधारा को क्या किया जाए, समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई करते हैं। विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा भर्त्सना की जानी चाहिए, ठीक है, विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना साझा क्षेत्र को मजबूत किया जाना चाहिए, विभिन्न जो वित्त उपलब्धता है उसको, इनका वित्त फंडिंग ही काट दो, फिर सीमा सुरक्षा प्रबंधन करो कि कोई घुसपैठ ना कर पाए, सभी राष्ट्रों द्वारा साझा मंच की स्थापना हो जैसे सीसीआईटी है, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप नष्ट कर दिया जाए, जैसे आतंकवादियों की जो मांग हो, जैसे आतंकवादियों को रिहा करना किसी भी परिस्थिति में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम आतंकवादियों की मांग अगर एक बार कर देते हैं तो वो प्रेरित हो जाते हैं कि अरे छोड़ो, जो है उसको छुड़ा लेंगे। और समावेशी विकास करना चाहिए, गरीबी बेरोजगारी को हटाना चाहिए, तो शिक्षा के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। तो ये तो हम बोल बच्चन कर सकते हैं, हम जब बीकेडी भी करेंगे तो भी देख सकते हैं। आतंकवादियों की फंडिंग जो देखा जाए तो फंडिंग कहां से मिल सकता है, कोई देश दे सकता है, जैसे पाकिस्तान और चीन देते हैं। चीन माओवाद को बढ़ावा देता है, ये आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। एनजीओ के द्वारा फंडिंग किया जा सकता है, जैसे ग्रीन एनजीओ है, इसका आईबी ने बताया, ठीक है। धार्मिक और शैक्षणिक संगठनों द्वारा फंडिंग दिया जाता है, संगठित अपराध द्वारा दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करके, ड्रग तस्करी करके, हथियारों की तस्करी के माध्यम से ये क्या करते हैं, खुद लेते हैं पैसा, आतंकवादियों को फंडिंग मिलता है। देश के संसाधन जैसे तेल है, गैस है आदि पे नियंत्रण स्थापित करके उसको बेचते हैं तो फंडिंग आती है। तो फंडिंग के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, फंडिंग की बात कर रहे हैं तो क्या, तो किसी देश द्वारा मिल सकता है, एनजीओ द्वारा मिल सकता है, धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मिल सकता है, संगठित अपराध द्वारा मिल सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के या ड्रग तस्करी के आधार पे, हथियारों की तस्करी के माध्यम से ये इनको पैसा मिल सकता है। देश के संसाधनों पे नियंत्रण करके उन संसाधनों का उपयोग करके क्या पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये फंडिंग की तरीका हो सकता है आतंकवादियों में। अब आता है कि भारत में धार्मिक अतिवाद के कारण क्या क्या है, भारत में धार्मिक अतिवाद के कारण क्या है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो एक है राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तुष्टीकरण की भावना आ रही है, मतलब धर्म को लेके ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू इस्लाम बट रहे हैं, सिख बट रहे हैं, ये ध्रुवीकरण की है। दूसरी बात है तुष्टीकरण की भी अपनाया जा रहा है। तो भारत में इससे क्या हो रहा है, अतिवाद फैल रहा है। सोशल मीडिया की भूमिका भी है, राजनीतिक भूमिका तो है ही है, राजनीतिक भूमिका तो बहुत जबरदस्त है। सोशल मीडिया की भूमिका देखो तो फेक न्यूज दे रहे हैं,
जिसकी वजह से संप्रदायवाद बढ़ रहा है। बिना न्यूज को चेक किए ऐसे ही क्या मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाता है? भाई मॉब लिंचिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। लव जिहाद देखो, लव जिहाद की बात उठने लगी है, सहिष्णुता का अभाव है, तो ये क्या करेगा? धार्मिक अतिवाद देगा। धार्मिक प्रवर्तकों को, जो धार्मिक रूप से प्रवर्तक हैं, धर्म को ऐसे करते हैं, जो धार्मिक रूप से क्या करते हैं, सॉरी, परिवर्तन करवाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनको भी राजनीतिक प्रश्रय दिया जाता है, राजनीतिक प्रश्रय भी दिया जाता है अपने यहाँ। कट्टरपंथी समर्थकों को राज्य द्वारा प्रश्रय दिया जाता है। जो भी कट्टरपंथी समर्थक हैं उनको राज्य क्या करता है? प्रश्रय देता है। जैसे जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देख लो, कैसे कितने ग्रुप हैं कट्टरपंथी जिसको जम्मू कश्मीर क्या कर रहा है, आल्दो अब कम हो रहा है। धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं तब भी धार्मिक अतिवाद हो जाएगा। तो भारत में धार्मिक अतिवाद के कारण पूछे तो ये बता सकते हैं। ठीक है, समुद्री सुरक्षा की बात करें, समुद्री सुरक्षा की बात करें तो जितना हमारे, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जितना स्थल सुरक्षा की बात है उतना ही क्या समुद्री सुरक्षा की भी बात उठती है, उतनी ही महत्व रखता है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पार्ट क्या है? प्रायद्वीपीय पार्ट हर तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? वाटर से जुड़ा हुआ है। तो समुद्री सुरक्षा भी इंपॉर्टेंस रखता है। अब जरा सा देखिए कि आवश्यकता क्यों है समुद्री सुरक्षा की। इसलिए आवश्यकता है कि हमारा एक विशाल तटीय रेखा है, 7500 किलोमीटर का तटीय रेखा है जो समुद्री सीमा लगती है। विभिन्न देशों के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, इसलिए हमारा समुद्री सुरक्षा आवश्यक है। 2016 में, याद होगा 2016 में पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते से घुसपैठ किया था और सीमा पार आतंकवादी की बढ़ती गतिविधियों से सुरक्षा देखा जाए तो इसलिए सुरक्षित करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखें तो भारत का 90% जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो किससे होता है? समुद्र मार्ग से होता है, इसलिए सुरक्षा करने की जरूरत है। जो नेवी बेस बनाए गए हैं, उन नेवी बेस को क्या किया जाए? सुरक्षा किया जाए। नेवी बेस को क्या किया जाए? सुरक्षा किया जाए। तो सीज में अतिक्रमण को रोका जा सकता है। ठीक है, समुद्री संसाधनों की सुरक्षा की जा सकती है, इसलिए जरूरी है। समुद्री मार्ग से भी तस्करी होता है। समुद्री द्वीप जहां पे निर्जन लोग होते हैं, मतलब बिल्कुल लोग नहीं होते हैं, वहां पे लोग आतंकवादी क्या करते हैं? हथियार, गोला बारूद रखते हैं, इसलिए जरूरी है। तो विभिन्न तरीके से देखा जाएगा कि ये क्यों जरूरी है, आवश्यकता क्यों है समुद्री। जब डीकेडी करेंगे तो और बातें क्लियर होंगी। अभी बात इतनी समझ में आ रही होंगी, नॉर्मल सी बात है। तो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं अगर देखा जाए तो संगठित अपराध है। सामुद्रिक चुनौतियों में देखा जाए तो संगठित अपराध है। ये हथियार, मानव, ड्रग्स आदि की तस्करी इसके माध्यम से करते हैं, समुद्र के माध्यम से। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक महामारी के दौरान भी मादक पदार्थों की तस्करी जारी थी। 2020 में ये बोला गया कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट बोला सब लोग कोविड से परेशान हैं, फिर भी क्या हो रहा है? मादक द्रव्यों की तस्करी की जा रही थी। समुद्री डकैती देखो, समुद्री डकैती है। अरब सागर क्षेत्र में देख लो तो सोमालियाई जो लुटेरे हैं वो व्यापारिक जहाजों को लूट लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात देखो तो वो छोटा छोटा बच्चा भी बंदूक उठाए रहता है। वन अर्थ फाउंडेशन ने रिपोर्ट में अपने बताया कि समुद्री डकैती की वजह से दुनिया भर के देशों को प्रति वर्ष 7 से 12 अरब डॉलर गंवाना पड़ता है। समुद्री डकैती से कितना? 7 से 12 अरब डॉलर, कम नहीं होता है। तो ये चुनौतियां हैं। संगठित अपराध चुनौती है, ड्रग्स की तस्करी चुनौती है, डकैती चुनौती है, ये सामुद्रिक रूप से चुनौती है। अगर देखा जाए हमारी बात सॉरी कि डकैती रोकने हेतु दी जाने वाली फिरौती, अगर कोई फिरौती दे रहा है, जहाजों के मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा? नौसेना की तैनाती पे अतिरिक्त व्यय भी हो जाएगा। मान लो कि मार्ग अगर अलग कर दिया जाए
तो उस मार्ग पे भी हमें नौसेना चाहिए। और डकैती रोकने के लिए फिरौती दिया जाए तो भी अतिरिक्त व्यय होगा। अब जैसे आतंकवाद की बात करें तो आतंकवादी घुसपैठ जो 26/11 के मुंबई हमला हुआ था वो समुद्र के रास्ते से आए हुए थे। सीमा विवाद देखो, सरक्रिक का मुद्दा पाक से है, ये भी एक बड़ी बात है, चुनौती ही है। स्वतंत्र नौवहन में बाधा होता है, जैसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति है, उससे वो क्या किया है, भारत को पूरी तरह से घेरा हुआ है। तो ये सब चुनौतियां हैं। तो रणनीति क्या है, इसके प्रति प्रयास क्या किया जा रहा है, रणनीति क्या अपनाया जा रहा है। तो देखो ये डीकेडी करेंगे तो और भी अच्छे से संबंध होगा, लेकिन यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है कि जो भी संघर्ष है उसका टाला जा रहा है। अन्य देशों की नौका की जांच के बाद वापस कर दिया जा रहा है, कि जांच करे वो वापस कर दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों के संसाधनों में वृद्धि किया जा रहा है। युद्ध के दौरान रसद सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। नौसेना द्वारा विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों के माध्यम से सहयोग और समन्वय स्थापित किया जा रहा है। समुद्री नौसेना अभ्यासों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जैसे सागर कवच है। अनक्लास के नियमों का पालन किया जा रहा है। तटीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाया जा रहा है। तो ये रणनीति है। जब इसके ऊपर डीकेडी करने में ही मजा आएगा, ऐसे तो सिंपल है ये वर्ड, ये तो सब लिख लेंगे। तो सुझाव क्या होना चाहिए, तो निगरानी और अंतर एजेंसी में समन्वय होना चाहिए। तटीय रडार होना चाहिए। सूचना तक पहुंच बनाना चाहिए। समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जैसे शिपिंग पोर्ट वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। बंदरगाह सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को वैधानिक अनुपालन से स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए। सरकार द्वारा राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज जारी करना होगा। सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि करना होगा। तो ये सारे काम हैं। तो जब भी हम अपना नेक्स्ट डीकेडी करेंगे तो इस डीकेडी पे भी ध्यान रखें, क्योंकि डीकेडी हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हम लोग डीकेडी से बहुत चीजें समझेंगे। ये जो नॉर्मल बातें होती हैं यहाँ पे बोल दिया। डीकेडी में तो हम लोग ना किताब रखते हैं ना कुछ, जो दिमाग की उपज है कैसे इजी वे में याद करते हैं वो सारे देखा जाएगा। तो आज हम लोग आतंकवाद देखे और समुद्री सुरक्षा को देखे। 5 मिनट टाइम दीजिएगा। 5 मिनट टाइम देने के बाद आप लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम देके हर एक टॉपिक पे 5 मिनट टाइम देके आतंकवाद को देखना है। तो क्या है, एक तो कारण देखना, कारण क्या है, ठीक है। दूसरी बात प्रभाव देख लेना, ठीक है। और चुनौतियां क्या है और समाधान क्या है, ठीक है। यही बात आतंकवाद जैसा ही एक, यही समुद्री सुरक्षा से भी यही बात देखना है। सेम 5 मिनट सोचिएगा और अपने आप आंसर निकलने लगे तो मतलब अच्छे टॉपिक से पकड़ आ गई है, नहीं तो हम तो हैं ही डीकेडी करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।